नमस्कार दोस्तों, वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका फिर से स्वागत है। पार्ट 2 वीडियो है ये। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एथेनॉल एज ए फ्यूल विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, एथेनॉल एज ए फ्यूल आपने सुना ही होगा। नॉर्मल फ्यूल में एथेनॉल मिक्स करते हैं, कभी 10% करते हैं, कुछ कंट्रीज 20% भी करते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन ऐसे कर सकता है। ऐसा करने से क्या है, एथेनॉल का तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, शुगर केन से, ग्रेन से होता है, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स में वो कम कर सकता है, क्योंकि 10% या 20% हम अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे, फ्यूल में मिक्स करेंगे, तो हमारे लिए फायदा है ये। ठीक है, ऊपर से एथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल भी है। ठीक है, पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं एथेनॉल के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है। इट्स ए क्लियर कलरलेस लिक्विड विद ए कैरेक्टरिस्टिक एग्रीएबल ऑर्डर, राइट? In dilute aqueous solution, it has somewhat sweet flavor, but in more concentrated solution, it has a burning taste. ये इसकी जो peculiarities है, properties इसके बारे में बताया है। इसकी जो melting point है, boiling point है, सब लिखा है, पढ़ लीजिएगा। अब कुछ important points हैं। क्या क्या है? Ethanol is primarily produced using sugarcane molasses. देखिए, molasses से और भी एक चीज बनता है। क्या बनता है? रम बनता है। ठीक है, रम, इसकी ब्रांडी तो आपने सुना ही होगा। रम जो है शुगरकेन मोलासेस से बनता है। एथेनॉल भी प्राइमरली शुगरकेन मोलासेस से बनता है, पर ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी से भी बनता है, पर सबसे ज्यादा बनता है मोलासेस से। ये ध्यान दीजिएगा। अब जो ऑक्टेन रेटिंग है, ऑक्टेन रेटिंग मतलब इस तरह की जो फ्यूल्स है, इसमें ऑक्टेन रेटिंग रहता है। पेट्रोल डीजल में आपको पता है हाई ऑक्टेन वाला जो फ्यूल्स होता है, पेट्रोल का भी काफी अलग अलग रेटिंग है। जिसका हाई ऑक्टेन रेटिंग रहता है वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आपको पता होगा जो फेरारी जैसे हाई एंड गाड़ी वगैरह हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, तो जो एथेनॉल का अगर देखा जाएगा तो 113 इसका ऑक्टेन रेटिंग है। सो दिस इज द हाईएस्ट परफॉर्मेंस फ्यूल ऑन द मार्केट एंड कीप्स टुडे हाई कंप्रेशन इंजिन्स रनिंग स्मूथली। जो हाई कंप्रेशन इंजिन्स होते हैं उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। Because ethanol molecules contain oxygen, it allows the engine to more completely combust the fuel, resulting in fewer emissions. ये सबसे बड़ा चीज है। fewer emissions भी होता है, जो CO2 emissions वाला होता है वो कम होगा। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड emissions, जितने भी pollutants हैं वो कम होगा, emissions basically। तो देखिए, since ethanol is produced from plants that harness the power of the sun, ethanol is also considered as a renewable fuel. Basically ethanol कहाँ से बनता है? प्लांट से ही तो बनता है, इसलिए ये रिन्यूएबल फ्यूल कंसिडर किया जाता है, राइट? अब देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है। एथेनॉल इज द हाईएस्ट परफॉर्मेंस फ्यूल ऑन द मार्केट एंड कीप्स टुडे हायर कंप्रेशन इंजिन्स रनिंग स्मूथली। वेरी करेक्ट। एथेनॉल इज कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल फ्यूल, ये भी सही है। इन इंडिया एथेनॉल इज प्राइमरली प्रोड्यूस यूजिंग ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज, ये गलत है। ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी से भी बनता है, पर सबसे ज्यादा बनता है शुगर केन मोलासेस से। ये ध्यान दीजिएगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू जुडिशरी इन इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। देखिए, लक्षद्वीप वाला केस तो आपको पता ही होगा। रिसेंटली और एक न्यूज आया था, केरला हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो अभी केरला के ऊपर है और लक्षद्वीप का भी ऊपर है। ठीक है, अब सेंटर ये प्लान कर रहा है जो लक्षद्वीप के ऊपर केरला हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो चेंज करके कर्नाटका को दिया जाए, पर ये फीसिबल नहीं है। इसके लिए कई सारे रीजन है। ये हर्षित सर ने न्यूज में बोला भी था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, काफी सारे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। तीनों स्टेटमेंट सही है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी शिफ्टेड ओनली थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई भी हाई कोर्ट का एक्सिस्टिंग जुरिस्डिक्शन चेंज करना है तो आपको पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करना पड़ेगा, राइट? इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल 241 के बारे में। 241 इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट है। Parliament may by law constitute a high court for a union territory or declare any court in any such territory to be high court for any of the purposes of this constitution. यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 241। ये रेलेवेंट रहा है, न्यूज में रहा है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? ऐसे ही पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन को जो न्यूज में रेलेवेंट रहता है। आप देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नेम्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट कोलिजियम। हाई कोर्ट कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम आपने सुना होगा, जो जस्टिस का अपॉइंटमेंट करते हैं। नेम्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट कोलिजियम। हाई कोर्ट कोलिजियम अगर कोई नेम रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए जजेस का, वो गवर्नमेंट के पास तब पहुंचता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का अप्रूवल के बाद।
एक रैंडम स्टेटमेंट है, मैंने ऐसे ही डाल दिया, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब हाईकोर्ट कोलिजियम कोई एक नाम रेकमेंड करते हैं, वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के पास जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन के लिए भी जाएगा, इसके बाद गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया आपके लिए, तीनों सही है। आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए, वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव एक पुराना टॉपिक है, पर आज भी रिलेवेंट है। रिसेंटली तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट से ये न्यूज़ आया था, ये प्रोजेक्ट चल रहा है करके। रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट मतलब तमिलनाडु के करीब इधर आएगा, ठीक है। आपको पता है ये तमिलनाडु का साउथ ईस्ट रीजन में इस तरह एक प्रोजेक्शन होता है। इधर आपका रामेश्वरम आइलैंड है, इधर एक पाम्बन ब्रिज है, ठीक है। रामेश्वरम तो आपने सुना ही होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जगह है। और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन्स आता है? मथुरई आता है, टेम्पल सिटी जो है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये जो वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द research and development capacity and capability to develop the research based solution, तो बेसिकली फॉर emerging water challenges facing the country। जहां पानी की प्रॉब्लम है, उधर की जो वाटर क्वालिटी है, क्वांटिटी है, रीयूज करने वाला प्रोसेस है, रिसाइकलिंग, ये सब इनका काम है, ठीक है। तो वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव से आपको मालूम चल गया होगा इसका काम क्या है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 17 है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 अगर देखा जाएगा तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, तो इसके अंदर आप इसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जितने भी है उसका नंबर भी ध्यान दीजिएगा और ब्रीफली पढ़ के रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इट एम्स टू स्ट्रेंथन द R&D कैपेसिटी टू डेवलप द रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन। बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल सही। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इट डायरेक्टली कैटर्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, वेरी करेक्ट। हाँ, मुझे बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या है? वेरी फेमस, काफी न्यूज में आया है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन विच आर इनकरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, विच आर इनकरेक्ट पूछा है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को लेके एक न्यूज आया था, इसके बारे में हमने एक आर्टिकल भी लिखा है harshitdivedi.com में, एंड हर्षित सर ने एक वीडियो भी बनाया था उसी आर्टिकल को लेके, वो देख लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ये सब क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वही हाइड्रोजन होता है व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता है पानी मतलब H2 है, इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आप अलग कर सकते हो, तो दिस इज द सेफेस्ट वे टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ऐसा जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। मोस्ट सुइटेबल वन फॉर फुल्ली सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसिशन है, कोई कार्बन इमिशन कुछ नहीं होता इसमें से, ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन मतलब फोसिल फ्यूल से हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम मीथेन यूजिंग स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। अब ये स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग क्या है, कोल गैसिफिकेशन क्या है, ये सब हमने काफ़ी वीडियो में डिस्कस किया है, इधर मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता दीजिएगा, हम अलग से वीडियो बना के समझा देंगे। वैसे समझाया है कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, जिससे सिन गैस वगैरह प्रोड्यूस होता है, सिंथेटिक नेचुरल गैस, अलग बात है। तो ऐसे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है इसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, इसमें काफी सारी एमिशंस होता है, ये प्योर नहीं है। ब्लू हाइड्रोजन क्या है? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मीथेन और कोल यूजिंग SMR और गैसिफिकेशन विद कार्बन कैप्चर 85 to 95%। 85 to 95% तक जो कार्बन कैप्चर होता है, ऐसा जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। आप देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला एक डिसएडवांटेज ये है कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, राइट, ये ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, स्टेटमेंट में वही लिखा है मैंने जो आपको अभी बोला, ये तीनों जो लिखा है ना, ये ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में नहीं है, कोई ग्रे हाइड्रोजन के बारे में, कोई ब्लू हाइड्रोजन के बारे में। तो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3 आर ई। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। देखिए, रैट्स के बारे में रिसेंटली हर्षित सर ने डेली न्यूज़ में बोला था। ये बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो SCO होता है, इसी का एक कंपोनेंट आप बोल सकते हो, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। नाम से आपको पता चल गया होगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, इसका हेडक्वार्टर जो है ताशकंद में है, उज़्बेकिस्तान। ताशकंद नाम आपको पता ही होगा, जहाँ इंडो पाकिस्तान वार का जो पीस ट्रीटी साइन हुआ था, जिसके बाद
हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था। ये सब कहानी आपको पता ही होगा। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इज ए परमानेंट ऑर्गन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन में वैसे कितने मेंबर कंट्रीज है? 8 मेंबर कंट्रीज है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, रशिया, चाइना और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी है जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प मेंबर स्टेट्स फाइट कॉम्बैट एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। ये सब कॉम्बैट करने के लिए ये है। ठीक है, इसकी जो हेड है वो 3 ईयर टेम के लिए सेलेक्ट होता है। ऑल मेंबर स्टेट्स ऑल्सो हैव देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स एट फैट्स। तो ठीक है, जैसे FATF है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग, आजकल टेररिज्म के अगेंस्ट भी काम करते हैं। आज भी एक न्यूज़ कवर किया था, पाकिस्तान सुधर नहीं गया, अभी भी ग्रे लिस्ट में है। रैट्स वॉज फॉर्म्ड इन जून 2004 सबमिट ऑफ SCO। ध्यान दीजिएगा, ये सब स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, 2004 में ये फॉर्म हुआ था। अब रैट्स के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स लिखा है, पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट देख लीजिए क्या क्या है। इट इज अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ FATF, गलत। इट इज ए मेंबर ऑफ रैट्स, इंडिया बिल्कुल मेंबर होगा क्योंकि SCO में इंडिया मेंबर है। हेडक्वार्टर ताशकंद में, बिल्कुल सही। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, टेरोपस मीडियस रोसेटस लेशनॉल्टी पिपिस्ट्रलस रिसेंटली सीन इन न्यूज आर। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ऑब्वियसली बैट्स। देखिए, निपा वायरस को लेके एक न्यूज आया था, हर्षिसा ने कवर भी किया था कि कुछ एंटीबॉडीज फाउंड हुआ करके। आप देखिए, टेरोपस मीडियस bats which are largely fruit eating bats are the incriminated reservoir for Nipah virus in India as both NAVRNA and antibodies were detected in the sample। तो आप जो टेरोपस मीडियस बैट्स, ये नाम ध्यान दीजिएगा। जो निपा वायरस हुआ था वेस्ट बंगाल, केरला में काफ़ी इन्फेक्टेड हुआ था। ये काफ़ी खतरनाक वायरस भी है। इसकी जो मॉर्टालिटी रेट है वो काफ़ी हाई है। एक बार ये इन्फेक्ट हो जाते हैं, बचने का चांस कम है। ठीक है, तो ये जो टेरोपस मीडियस बैट्स है, ये निपा वायरस का रिसर्वर माना जाता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा दिखता है। और ये बोला जाता है बैट्स में नॉर्मल कंडीशन में ये वायरस पैदा नहीं होता है, जब ये डर जाता है कोई एक्सट्रीम कंडीशन में, कुछ सलेवा इनसे एक्सक्रीट होता है, उसी में ये वायरस होता है करके मैंने सुना है। ठीक है, अब देखिए, एक न्यू स्टडी हुआ है, डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल निपा वायरस इन्फेक्शन इन रोसेटस लेशनॉल्टी एंड पिपिस्ट्रलस। ठीक है, ये महाराष्ट्र में से फाउंड हुआ है, कुछ केव्स में से, महाबलेश्वर कुछ केव्स है, मैं भूल गया नाम। अब देखिए, ये रोसेटस लेशनॉल्टी एंड पिपिस्ट्रलस बैट्स में भी डिटेक्शन हो सकता है करके स्टडी आया था। तो ये पढ़ लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, करंटली देयर आर नो वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है निपा वायरस के लिए। पर निपा वायरस का एक पिक्युलैरिटी क्या है, ये ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, ईजिली स्प्रेड नहीं होता है, जैसे कोरोना वायरस स्प्रेड होता है वैसे स्प्रेड नहीं होता है। अगर ये इन्फेक्ट हो गया तो इंटेंसिव सपोर्टिव केयर ही एक सोल्यूशन है। कोई वैक्सीनेशन या मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन 1 बैट्स। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following options represents the correct location of चुम्बीवाली recently seen in news। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन 1 ईस्ट ऑफ सिक्किम। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह की मैप रिलेटेड क्वेश्चन आता है 100%, पिछले प्रीलिम्स में भी पूछा था। एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, 3 या 4 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरा जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप जितने अच्छी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे ना, उतना आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हो, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार चुम्बी वाले का लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, चुम्बी वाली सिक्किम का ईस्टर्न साइड में आता है। ठीक है, तो इसमें काफी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू अंटार्कटिक ट्रीटी विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, अंटार्कटिक ट्रीटी से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था रिसेंटली, इन्होंने एनिवर्सरी मनाया करके, तो अंटार्कटिक ट्रीटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है ये 12 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था। कौन कौन सा 12 कंट्रीज है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक जो अर्स्टवेल रशिया है, रशिया नहीं बोल सकता, काफ़ी सारे कंट्रीज भी थे उसमें, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इतने सारे कंट्रीज इनके फाउंडिंग मेंबर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, बेसिकली इन्होंने आपस में 1959 में वाशिंगटन में ये साइन किया था। ठीक है,
तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को एक डीमिलिटराइज जोन बनाने के लिए। मतलब देखिए, आपको पता है अंटार्कटिका में काफी सारे रिसर्च स्टेशन है, काफी लोग, काफी कंट्रीज जो है, काफी सारे एरियाज क्लेम करते हैं ये हमारा है, वो हमारा है, इस तरह। तो अंटार्कटिका को इस तरह की जो क्लेमिंग से दूर रखिए और इसको ओनली साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूज करें। इसके लिए इन 12 कंट्रीज में आपस में मिलकर एक ट्रीटी साइन किया था। अभी के हिसाब से इसमें 54 पार्टीज है, इसमें इंडिया भी है। इंडिया इसमें साइन किया था 1983 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स में, उधर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना अंटार्कटिका का, हमने एक वीडियो भी बनाया था, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ। उसमें हमने बताया था कि कितने कंट्रीज कितने कितने रिसर्च स्टेशन बना रखा है अंटार्कटिका में। तो ये ट्रीटी के हिसाब से ऐसा है कि रिसर्च स्टेशन बनाना तो बना लीजिए, साइंटिफिक रिसर्च करना है, पढ़ाई करना है, कर लीजिए, पर इसको क्लेम मत कीजिए, कोई मिलिट्री वाला चीज मत लेके आइए, ठीक है। इसके लिए अंटार्कटिक ट्रीटी बनाया था, काफी अच्छा ट्रीटी है। सो हियर आवर ऑप्शंस आर, अंटार्कटिक ट्रीटी रिमेन्स द ओनली एग्जांपल ऑफ ए सिंगल ट्रीटी दैट गवर्न्स ए होल कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पूरा, उसके लिए एक ट्रीटी बनाए। तो ऐसा एक ट्रीटी आप बोल सकते हो, ग्लोबल ट्रीटी बोल सकते हो, जो एक पूरा कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं। इट वॉज साइंड बिटवीन 12 कंट्रीज मेकिंग द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट ए डीमिलिटराइज्ड जोन। वेरी करेक्ट। India is one of the 12 original signatories in the treaty signed in 1959 गलत। इंडिया ने 1983 को साइन किया था, so this statement stands wrong. So answer is option A 1 and 2. तो दोस्तों हमारा वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हूं जो यूपीएससी 1996 में पूछा गया था। चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो वन कैन बी कंपल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंग्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि आपको ये नया वीकली इनिशिएटिव कैसे लगा। पहले मैं इसको डेली करता था, तो डेली में अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, एक तो टाइम कंस्ट्रेंट से, और मुझे लगा जो मंडे टू फ्राइडे हर्षित सर जो डेली न्यूज़ करवा रहे हैं और जो एडिटोरियल आपको पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए, एनालिसिस कीजिए, इसके बाद वीकली आपका टेस्ट हो जाएगा। ये मुझे सही लगा, ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चंस का क्वालिटी कैसा है और नंबर्स जो मैंने डाला है आज, जैसे मैंने 15 क्वेश्चंस डाला था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 भी जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा तो, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस मैंने डाला, ये सही है। एक्सप्लेनेशन कैसा था, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ये मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं इंप्रूवमेंट्स कर सकूँ। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की होलिस्टिक कवरेज के लिए आप harshitdwivedi.com वाला वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। आपको मेंस की पर्सपेक्टिव में एंड प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स मिल जाएगा, और उसी आर्टिकल्स को हम एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। तो मिस मत कीजिएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।